तो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। और ऐसा इसलिए है मात्र एक शब्द होते हैं और असल में व्यक्ति की जो विल पावर होती है। जीपीएल में कहा जाता है, बहुत गौरव होता है कि जब हमारे बीच के ऐसे कोई माननीय हमारे बीच पदस्थ होते हैं तो बहुत ही गौरवान्वित, और जिनका सहयोग, जिनका मार्गदर्शन ऑनरेबल डॉक्टर लक्ष्मण भारती जी, प्रांताध्यक्ष आजाद, ऑनरेबल डॉक्टर अमित गिरी जी, ऑनरेबल पाटले जी, और इस संस्था के प्रमुख आदरणीय जी के पुष्प जी, सभी माननीय अतिथिगण, उन सभी की गरिमामय उपस्थिति में अजाक वाली पूरी टीम, सभी के लिए जोरदार ताली और दीप प्रज्वलित कर असत्य से सत्य की ओर हमारे बीच उपस्थित ऑनरेबल एसडीएम अंचल सर, उनके स्वागत के लिए मैं नरेश पात्रे जी से अनुरोध करूंगा कि आप पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार ताली। मनराखल वाकरे जी को कि आप आए और पुष्प गुच्छ भेंट कर ऑनरेबल डॉक्टर लक्ष्मण भारती जी का स्वागत करेंगे। एक दूसरे को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम लक्ष्मण भारती सर का बहुत आभारी हैं। आपने अभी लक्ष्मण भारती सर को सुना, विक्रांत अक्षर जी को सुना जो एसडीएम हैं उनके, और श्री मुकेश राव सर को सुना जो जिला सीईओ हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, और ये जो भी आपको बोल पाए यहाँ पर, वो इस वजह से बोल पाए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष को जिया है। और आप लोग से खासकर उनका लगाव इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं जिस पृष्ठभूमि से आप और मैं आते हैं। मैं खुद आया हूँ महासमुंद जिला में, मेरा गांव है, मैं भी गांव से ही हूँ, बुलटुकली गांव है मेरा भी छोटा सा गांव है, 1400-1500 का जनसंख्या है। अभी भी मिट्टी का घर है, कुछ लोग का सीमेंट का घर है, लेकिन जैसे आप लोग अधिकतर जैसे गांव से आते हैं वैसे ही गांव से मैं भी हूँ। मैं भी जब पैदा हुआ तो मेरा भी घर मिट्टी का था, मिट्टी के घर पैदा हुआ मैं भी अपने गाँव में। ये साझा करने का मेरा मकसद ये है आप लोग से कि आप कहाँ पैदा होते हैं वो आपका निर्णय नहीं होता है ना। आप में से किसी ने डिसाइड नहीं किया था कि कहाँ पे पैदा होना है आपको, किसने किया था? क्या नहीं किया था। लेकिन अब यहाँ से कहाँ जाना है वो आपका डिसीजन होगा, ठीक है। आप कंप्लेन नहीं करेंगे कि मैं गांव में पैदा हुआ, गांव में पैदा हुई, तो मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, बस मेरा जीवन गांव तक रुक जाएगा। ऐसा नहीं सोच रहे। क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि श्री मुकेश रावते सर, विक्रांत अंचल जी, लक्ष्मण भारती जी और जो अन्य लोग बैठे हैं और मैं खुद, हम लोग सब आप ही की जैसे पृष्ठभूमि से आते हैं, ठीक है। तो पहला चीज, सबसे प्रथम चीज, आप बहुत ऊपर पे सोच रहे हैं। आप कहाँ पे पैदा होते हैं वो आपके लक्ष्य को डिसाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ा सोचना है जीवन में हमेशा। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से, मैं जब से यहाँ पे आधे घंटे अभी बैठा हूँ तब से मैं आप सबको ही देख रहा था, और मुझे ये चीज़ महसूस हुआ बहुत अंदर से। और मैं पिछले 3 महीना में जब से मेरा रिजल्ट आया है यूपीएससी का, मैं बहुत जगह गया हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, बच्चों से मिला, स्टूडेंट्स लोग से। लेकिन मैं अपने
मन का बात बता रहा हूँ, अपने हृदय का। आप लोग के पास आके मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है। मेरे आइडल यहाँ बैठा है, मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं आप लोग जो हर दिन जो संघर्ष से गुजरते हैं ना, आप लोग है ना, जो ऐसे संघर्ष जो आप शायद किसी को बता ही नहीं पाते हैं, जो आप स्वयं जूझते हैं उन सब चीज़ों से, वैसे संघर्ष को मैं समझता हूँ। है ना, बहुत सारी बातें होती हैं जिसको हम अपने टीचर से, अपने माता पिता से, या अपने दोस्त से, या अपने जो भी हमारे आसपास ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनसे हम बोल लेते हैं, लेकिन 80% बातें ऐसी होती हैं जो हम स्वयं लड़ते हैं खुद से अंदर। सही कह रहा हूँ ना? आप हर स्टूडेंट्स यहाँ पर, आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो 80% जो आपके अंदर जो द्वंद चलता है उससे आप खुद लड़ते हैं, है ना? और वो लड़ना पड़ता है। जब तक स्वयं पे आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई दूसरा आपका हेल्प नहीं कर सकता है। ना मैं कर सकता हूँ, ना अंचल जी कर सकते हैं, ना राउटी जी कर सकते हैं, ना लक्ष्मण भारती जी कर सकते हैं। कोई नहीं कर सकता है। कौन करेगा? स्वयं, खुद। तो दूसरी बात कि हमेशा अपने अंदर भरोसा रखना है, बाहर ज्यादा नहीं झांकना है। ठीक है? कि कोई मुझे आके कुछ बोलेगा तब मेरे को वो आएगा, प्रेरणा है। ऐसे आपका प्रेरणा आपका परिस्थिति होना चाहिए। आप लोग सब सामान्य परिवार से आते हो। माँ पापा अधिकतर लोग की खेती बाड़ी करते हैं, मेरे माता पिता भी खेती बाड़ी करते हैं। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे संस्था से आप लोग को बहुत सारा संरक्षण मिल रहा है, टीचर्स ने बताने के लिए, बात करने के लिए। मेरे पास ऐसे कोई नहीं था, तो मैंने क्या किया, मेरी जो परिस्थिति थी कि जब मैं अपने गांव जाता था, अपने माँ बाप को धूप में, बारिश में, मिट्टी में, खेत में काम करते देखता था, है? तो उस दृश्य को याद रखता था मैं, और अपने आप को कहता था कि मैं इतना मेहनत करूंगा कि ये स्थिति बदलूंगा मैं। तो आपका मोटिवेशन और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आपका मोटिवेशन आपका परिस्थिति, आपका घर परिवार का स्थिति, आपका खुद का स्थिति। ठीक है? अपने अंदर का सब वो जो है ना ज्वाला, उसको लाने पार। अभी आया हूँ मैं, आज 2 घंटे 1 घंटे बाद चला जाऊंगा। 2 दिन तक आप लोग मुझे याद रखो मेरी बातों को। फिर उसके आगे क्या? उसके आगे क्या काम आएगा? आपका स्वयं का प्रेरणा। आप जो अंदर से प्रेरित होते हो ना खुद से, वो प्रेरणा। मैं आप लोग से इसलिए अपने आप को जोड़ पा रहा हूँ क्योंकि आप जैसी परिस्थिति से, पृष्ठभूमि से मैं जिया हूँ, अभी भी जीता हूँ ये जिंदगी। बस ये कोट लगा लिया, उससे मैं अलग नहीं हुआ हूँ आप लोग से। ठीक है? ऐसे ही जिंदगी जिया हूँ और अभी भी जीता हूँ। अपने गांव जाता हूँ तो आप जैसे बच्चे ही वहाँ पे मिलते हैं मुझे, तो मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। अब आप वहाँ जहाँ से बैठे हैं और वहाँ से यहाँ आने के लिए सफर करना है। ठीक है? तो उसके लिए क्या करना है? एक अच्छा बड़ा गोल बनाना है। बड़ा गोल बनाना है। बड़ा गोल बनाने का फायदा क्या क्या होता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को जानते हो आप लोग? अबुल पाकुर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं। वो रामेश्वरम तमिलनाडु में, एकदम दक्षिण छोर है हमारे देश का। रामेश्वरम छोटा सा जगह है, वहाँ पे पैदा हुए। बचपन में अपना जीवन यापन करने के लिए उन्होंने पेपर बांटा साइकिल में जा जाके घर घर। फिर जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे देश का बहुत बड़ा संस्था है, जो मिसाइल लॉन्च वगैरह होता है ना, बड़ा बड़ा उपग्रह मिसाइल लॉन्च होता है, वहाँ के हेड बने वो। तो शुरू कहाँ से किया था उन्होंने? भी तो गाँव से शुरू किया था। उन्होंने तो अपने आप को नहीं रोका कि मैं रामेश्वर में पैदा हुआ हूँ तो बस यही रुकना है मुझे। नहीं रुका ना? आपको भी नहीं रोकना है वैसे।
अभी की प्रेसिडेंट कौन है हमारी? अभी प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, वो कहाँ से है? वो भी गांव से है। उनके गांव का नाम है ऊपरबेड़ा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। ऊपरबेड़ा गांव है, जैसे आप लोग का छोटा छोटा गांव है, मेरा भी छोटा सा गांव है, वैसे उनका भी गांव है ऊपरबेड़ा, मयूरभंज जिला में, उड़ीसा में। उड़ीसा भी हमारे जैसे ही राज्य है ना? इस तरफ अभी ये मध्य प्रदेश है, आप लोग की तरफ अमरकंटक मतलब मध्य प्रदेश, और आप हमारे राज्य के अगर पूर्व में जाएंगे तो उड़ीसा आ जाता है बॉर्डर। तो उसी उड़ीसा के गांव से हैं वो भी, और आप ही के जैसे जीवन जीते आज वो क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं, है ना? कई साल तक वो झारखंड के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो शुरू उन्होंने भी गांव से किया था, पहुंचे कहाँ? राष्ट्रपति। तो आप कहाँ पे पैदा हो रहे हैं वहां तक खुद को नहीं रोक रहे हैं। ठीक है, अब हम बहुत दूर दूर चले गए, रामेश्वरम चले गए, ऊपरबेड़ा चले गए, अब कहाँ आते हैं? आप लोग के जिले में जोगी मारा जानते हैं? जोगी मारा गाँव है ना थोड़े आस पास, जोगी जोगी, हाँ ठीक है। वहां पे कौन पैदा हुए थे? अजीत प्रमोद कुमार, बहुत पिछड़ा हुआ सा गाँव। फिर उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी मध्य प्रदेश में, अपने इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल मिला उनको। और किन से कॉम्पीट करके गोल्ड मेडल मिला उनको? जो देश के बड़े बड़े उस समय के बड़े बड़े घर के बच्चे उनके साथ जो पढ़ते थे, उनसे गोल्ड, उनसे लड़के, उनसे कॉम्पीट करके गोल्ड मेडल मिला। फिर क्या बने वो? आप लोग जानते हो उनके बारे में? हाँ, 1968 में क्या बने? 1968 में बने ना इंडियन पुलिस सर्विस, IPS, है ना? फिर उसके 2 साल बाद 1970 में क्या बने? IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। निकले कहाँ से थे? आप लोग के जैसे गांव से। ठीक है, पहुंचे कहाँ? IAS तक पहुंचे, और IAS तक भी नहीं रुके। उसके बाद क्या बने? लोकसभा के मेंबर, सदस्य लोकसभा, और हमारे देश के संसद के सदस्य बने, राज्यसभा के सदस्य बने, लोकसभा के 10 साल के सदस्य हैं, लगभग 10-12 साल के सदस्य रहे। एक बार तो मेरे ही जिले से रहे, महासमुंद लोकसभा विधानसभा 2004 से 2008 तक, है? फिर मुख्यमंत्री बने। जो हमारे देश का एक प्रमुख पार्टी है कांग्रेस, उसके वो मुख्य वक्ता बने। मुख्य वक्ता मतलब पूरे के पूरे पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे वो। और निकले कहाँ से थे? ठीक है, तो इस सब उदाहरण से एक चीज क्या समझ आया कि हमको अपने आप को रोकना नहीं है, बड़ा एम बनाना है। ठीक है, यहाँ पर जितने यहाँ पर बैठे हैं सब के सब ऐसे छोटे छोटे पृष्ठभूमि से निकले हैं, लेकिन किसी ने अपने आप को रोका नहीं। मेरा उदाहरण तो बहुत छोटा है, जीत विभूतियों के बारे में हमने बात की, और उनसे तुलना करूँ तो मैं भी गांव से हूँ। 5वीं तक मैं अपने गांव का जो प्राथमिक स्कूल होता है ना, प्राथमिक शाला ऐसे करके होता है ना, हाँ वहीं से मैं 5वीं पढ़ा हूँ। उसके बाद नवोदय विद्यालय सुने होंगे आप लोग। आप लोग के जिले में नवोदय कहाँ पर है? राजपुर नवोदय में। हाँ, तो वैसे ही उस समय मेरा रायपुर नवोदय होता है, तो मैं रायपुर नवोदय से पढ़ा 6वीं से 12वीं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मेरी पृष्ठभूमि आप लोग के जैसी थी, है ना? मैं भी सामान्य पृष्ठभूमि से आता था, तो मुझे अपना जीवन खुद जीना था, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता था। ठीक है, तो मैं क्या किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे हमारे डॉक्टर सर ने बोला ना कि कोई भी एग्जाम छोटा नहीं होता। ठीक है, तो मैं सबसे पहले शिक्षाकर्मी बना, अपने आप को आधार देने के लिए। उसका कारण क्या था कि मुझे किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। आप किसी के ऊपर निर्भर हुए मतलब प्रॉब्लम आएगी। तो आप सब बच्चों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट हो जाओ, न माता पिता के ऊपर निर्भर रहो, न किसी संस्था के ऊपर निर्भर रहो, न किसी शिक्षक के ऊपर निर्भर रहो। जितना जल्दी हो सके अपना खुद का वो इंडिपेंडेंस गेन करो, फाइनेंशियली, खासकर आर्थिक रूप से।
आर्थिक रूप से एक बार सक्षम हो जाएंगे, फिर आप अपना स्वयं का डिसीजन ले पाएंगे। मैं शिक्षा कर्मी बना, 27 वेतन था मेरा, और इस समय वो शिक्षा कर्मी का नौकरी करते करते मैं ग्रेजुएशन किया। आधा पैसा ग्रेजुएशन में खर्चा होता था, आधा पैसा मैं अपना रहने खाने में खर्चा होता था। 27 में, ठीक है। लेकिन मैं वहाँ नहीं रुका, क्योंकि वो मेरा स्टेप, जैसे राहुल सर ने बोला ना, स्टेप बाय स्टेप हमको बढ़ना होता है। फिर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम दिया, ऑल इंडिया एग्जाम होता है, उसको ही मैं प्रथम प्रयास में पास किया। फिर असिस्टेंट बना मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक जानते हो ना, SBI, वहाँ मैं असिस्टेंट था। कलकत्ता में मेरी पोस्टिंग थी। फिर स्टेट बैंक के बाद मैंने एक इंडियन बैंकिंग पर्सनल बोर्ड होता है, IBPS बोलते हैं, बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड, उसका एग्ज़ाम दिया। मैं IDBI बैंक लिमिटेड में ऑफिसर बना। फिर एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो पोस्टल डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका एक बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड कहते हैं, वहाँ भी मैं मैनेजर बना। फिर से एक और एग्जाम देखे। ये सारे के सारे एग्जाम ऑल इंडिया एग्जाम थे, बैंकिंग एग्जाम सारे ऑल इंडिया होते हैं। तो मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप बढ़ा। जहाँ मैं पैदा हुआ था वहाँ नहीं रुका था, है ना, किसी नौकरी को छोटा नहीं माना मैं, है ना। एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। फिर जैसे आप लोगों ने सुना, मेरे जीवन में थोड़ी थोड़ी ज़्यादा शारीरिक परेशानियाँ हैं। कैंसर जैसे चीज़ से मैं 8 साल लड़ा, 8 साल। आप लोग एक हफ्ते हॉस्पिटल में जाते हैं तो कैसे लगता है? हाँ, ऐसा लगता है कि कब यहाँ से घर जाए, ऐसा लगता है। मैं 8 साल हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा हूँ, और ऐसा कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं, कैंसर जैसा चीज जिसमें जब सुबह आँख खुलती है तो डर लगता है कि जिंदगी कब तक रहेगी, है ना, जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, ऐसा डर। और वो ऐसा डर है जिसको आप किसी को बताते नहीं हैं। मेरे को डर लग रहा है मरने का, आप किसको बताओ? वो तो आप स्वयं अंदर से जूझोगे ना उस चीज से। किसी और को बताओगे तो कितना बताओगे? एक एक मोमेंट, एक एक सांस के साथ आपको डर आएगा, उसको आप कितना कितना चीज किसको बताओगे? तो यही तो मैं आप लोग से जो कह रहा था, बाहर ज्यादा नहीं झांकना है। झांकना कहाँ है? अंदर। खुद का स्ट्रेंथ को बाहर लाना है, ठीक है। मैं अपने आप को बोलता था, ठीक है मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, मैं इससे लड़ूंगा, मैं इसके सामने हार नहीं मानूंगा। तो आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम, मेरे जीवन में हेल्थ इश्यू आया, आपके भी जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो आप लोग जानते हैं, भले किसी को बताते नहीं होंगे। तो उसको जब आप खुद अकेले होते हो अपने स्टडी टेबल में, अपने रूम में, अपने घर में, तो खुद से बात करना है, अच्छी पॉजिटिव बात करनी है। हाँ ओके, दिस इज प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, अब मैं इसको लड़ूंगी और इससे बाहर आऊंगी, ऐसा खुद को बोलते रहना। बाहर लोगों का हेल्प लेना है, नहीं लेना है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग सब सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ देखना है? अंदर देखना है, ठीक है। खुद से लड़ना है उस चीज को। और जब उस चीज से आप लड़ते हैं तो वो चीज आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, आप जब भी उस चीज से लड़ेंगे तो वो आपको और स्ट्रांग बनाएगा। अभी के समय में ना, मैं इस लड़ाई से, जो कैंसर से जो मैं लड़ा, अपने जीवन से जो लड़ा मैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, उसमें जो मैं स्ट्रगल किया, उससे मुझे इतना स्ट्रगल हुआ है 10 साल में पिछले, कि वर्तमान में ना मैं किसी व्यक्ति से डरता हूँ, ना किसी परिस्थिति से डरता हूँ। परिस्थितियाँ और इन्हीं चैलेंजेस मैं बोलता हूँ आने दो, ठीक है। तो ऐसे बोलना है अपने आप को, मैं स्ट्रांग हूँ, परिस्थितियाँ है, मैं इससे लड़ूंगी, ऐसा हार नहीं मानना। नदी आप लोग सब देखे होंगे, नदी में एक नाव डाल दो, जिधर नदी बह रही होती है तो नाव बहुत आसानी से बहेगा। लेकिन अगर उसी नाव को उसके विपरीत बहना पड़े, तो बहाव के विपरीत बहना पड़े तो दिक्कत होगी ना।
तो हमको आपको ये समझना है कि हमारा जो धार है वो प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। अब हमको उस प्रतिकूल धार से लड़ना है। प्रतिकूल धाराएं क्या क्या है? आपका संघर्ष, आपकी घर का संघर्ष, आपका व्यक्तिगत संघर्ष, आपकी गरीबी और बहुत सारी बातें जो आप लोग सब जानते हैं, वो प्रतिकूल धाराएं हैं, है ना? तो इसमें एक कविता है कि प्रतिकूल धाराओं से हमको कभी डरना नहीं है ना? वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सोल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अगर धाराएं प्रतिकूल है तो होने दो, धाराएं प्रतिकूल है तो होने दो। हम उन प्रतिकूल धाराओं से लड़ेंगे और उन धाराओं से लड़के हम बाहर आएंगे, है ना? लड़ने से आप कमजोर नहीं होते, लड़ने से आप हमेशा स्ट्रांग होते हैं, है ना? जी, हर व्यक्ति के जीवन में यहाँ बैठे जितने भी व्यक्ति हैं, एक भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मेरे जीवन में कुछ लड़ाई नहीं है या संघर्ष नहीं है? लेकिन अंतर क्या होता है? कुछ लोग लड़ाई को छोड़ के भागे होते हैं या अपने जो प्रण होता है उसको त्यागे होते हैं। तो हमको और आपको क्या करना है? लड़ाई को छोड़ के भागना नहीं है और अपने प्रण को त्यागना नहीं है ना? लड़ाई है, हम उसको लड़ेंगे और उस लड़ाई में घुस के लड़ेंगे, भागेंगे नहीं, डरेंगे। आपको बहुत अच्छा सक्सेस पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छा सक्सेस पाने के लिए आपको बहुत, आपके घर में बहुत पैसा होना जरूरी नहीं है ना? अंचल जी ने कहा कि अंचल जी और राउटे जी ने क्या कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? मेहनत करना, है ना? मैं भी वही बात रिपीट करूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? मेहनत करना। मैं अपने मेहनत का एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं ऐसे आप लोग को कुछ बात नहीं कहूँगा जो मैंने नहीं किया है ना? मैं आप लोग को कुछ भी ऐसी बात नहीं कहूँगा जो मैंने स्वयं अपने जीवन में उसको नहीं किया हो। मैं रायपुर में लाइब्रेरी में पढ़ता था, अभी जब तैयारी कर रहा था, सुबह 8 बजे मैं अपने स्टडी टेबल में पहुंचता था मेरे रूम से। और ये आपका प्रण होना चाहिए, वही जो कहा ना, प्रण वाली जो बात कही है, ये आपका प्रण होना चाहिए कि 8 बजे टेबल में आपको पहुंचना है तो पहुंचना है। बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, कुछ भी, मैं पहुंचता था अपने टेबल पे। बारिश हो रही है तो रेनकोट पहन के जाता था, धूप हो रही है धूप सहन करके जाता था, ठंड हो रही तो ठंड सहन करके जाता था। लेकिन 8 बजे मेरे स्टडी टेबल में मेरा बुक सेटअप हो जाना चाहिए। फिर 8 बजे से मैं लगभग लाइब्रेरी में रहता था रात के 10 बजे तक। 8 से 10 कितना हुआ? 14 घंटे हुए। मॉर्निंग 8 से नाइट 10, 14 घंटे हुए ना? उसमें से 4 घंटे ब्रेक में जाते थे, टी ब्रेक, ब्रेकफास्ट ब्रेक, लंच ब्रेक, इवनिंग टी, ऐसे। अब 14 में से 3-4 घंटे माइनस कर दो, बचे कितने? 10। तो मैं पिछले 4 साल 2022, 2023, 2024 और 2025, पिछले 4 साल 365 दिन में से हर एक दिन संडे को जोड़ के हर दिन 10 घंटे पढ़ाई किया पिछले 4 साल। इस तरह का मेहनत आप लोग करिए और जब आप मेहनत करेंगे तो आपका जीवन बदलेगा, क्योंकि हमारे आपके पास मेहनत के अलावा और कुछ होता नहीं है। ठीक है, हम अपना जीवन परिवर्तित करते हैं मेहनत से। मेहनत करेंगे, जीवन अच्छा होगा। संघर्ष करिए, ये प्रोसेस है। आप लोग जिस स्थिति में हैं, मैं भी कभी ऐसे ही आप लोग के साथ जैसे बैठ के सुनता था लोगों को। मैंने मेहनत की है, वैसे आप लोग की मेहनत करेंगे, आपका जीवन भी चेंज होगा। ठीक है, और प्रॉब्लम जो भी हो एकदम नहीं डरना है। यूपीएससी, सीजीपीएससी, व्यापम या और जो अन्य एग्जाम होते हैं, जैसे हमारे एसडीएम सर ने और सीओ सर ने कहा, कोई भी एग्जाम को छोटा नहीं मानो। आप ईमानदारी से 5 मिनट अपने साथ बैठ के
कि आप अपने आप से बात कर लो कि ये मेरी क्षमता है और इस एग्ज़ाम को मैं कॉम्प्लीट कर सकती हूँ, और उस एग्ज़ाम को एक पिन पॉइंटेड टारगेट करो कि इस एग्ज़ाम को तो मैं क्लियर करूँगी ही। ऐसा अब वो एग्ज़ाम अपनी काबिलियत से तय करना है आपको। वो एग्ज़ाम आपका सीजी व्यापक भी हो सकता है, कोई वनडे एग्ज़ाम भी हो सकता है, पीएससी भी हो सकता है और यूपीएससी भी हो सकता है। यूपीएससी करने वाले को भी अलग दुनिया से नहीं आते हैं। मैं तो क्या आया हूँ यूपीएससी, मैं भी आप लोग के जैसे गांव से नहीं, मैं कहीं दिल्ली मुंबई में पैदा नहीं हुआ, है ना। वही दाल भात खा के मैं अपना जीवन बिताया हूँ। गाँव का जो दिनचर्या होता है वही मैं भी जिया। लेकिन यूपीएससी किया है ना, तो यूपीएससी से डरना नहीं है। यूपीएससी लोग कहते हैं बहुत कठिन एग्जाम है, बहुत कठिन एग्जाम है, ऐसा सुनते हैं आप लोग, हैं बहुत कठिन एग्जाम है। एक्चुअल में है कठिन, लेकिन आप इसको बहुत वैज्ञानिक तरीके से जब आप इसको अप्रोच करेंगे ना, वैज्ञानिक तरीके से इसकी तैयारी करेंगे, तो आपको और कोई दूसरा एग्जाम देने का मन नहीं करेगा। बहुत सुंदर एग्जाम है यूपीएससी। जब से मैं जॉब रिजाइन किया हूँ मेरे हेल्थ स्टेबल होने के बाद, मैं कोई दूसरे एग्जाम में हाथ नहीं लगाया, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम को मैं इतनी अच्छे से समझ चुका था कि मुझे यही एग्जाम को तैयार करने में मुझे अच्छा लगता था। मैं हर दिन सुबह उठ के बहुत एक्साइटेड रहता था कि मेरे को आज स्टडी टेबल में पहुंचना है जल्दी से 8 बजे से पहले। तो ये एक्साइटमेंट आना चाहिए आपको। वो कब आएगा? जब आप एग्जाम को समझ लेते हैं अंदर से, जब एकदम साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से उस एग्जाम की डिमांड को आप समझ लोगे ना, तो बाकी चीजें आपको आकर्षित ही नहीं करेगा। वही सबसे एंजॉयबल चीज लगेगा। पढ़ाई लिखाई आपको बहुत अच्छा लगेगा, ना आपको सोशल मीडिया अच्छा लगेगा, ना इंस्टाग्राम, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना कोई घर बार, ना दोस्ती यारी, ना ये वो, कुछ नहीं। तो आप लोग को क्या करना है कि एक एग्जाम तय करना है खुद को कि ये एक एग्जाम है जिसको मुझे टारगेट करना है, और उस एग्जाम को बहुत अच्छे से समझना है कि इस एग्जाम का डिमांड ये है, मुझे ऐसी ऐसी तैयारी करनी है, और उस एग्जाम पे बहुत साइंटिफिकली उसकी तैयारी में लग जाना है। सिलेबस होता है, सिलेबस को आप डिवाइड करिए हर दिन का एक छोटा सा टारगेट मिल जाएगा आपको। मान लो एक सिलेबस है, सिलेबस मान लो 100 है, 100% 100 होता है ना टोटल। मान लो एक सिलेबस है, वो उसको हम 100% बोलती है कि ये सिलेबस है। अब आप उसको तोड़ेंगे तो 1% तो मिल जाएगा ना, 1% में तोड़ सकते हो उसको, सिलेबस को। तो वैसे क्या करना है, एक बड़ा टारगेट, जो भी आपका टारगेट होगा उसको हर दिन छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करोगे, है ना। जैसे आज 24 मई है, तो आज का आपका एक छोटा सा टारगेट होना चाहिए। कल 25 मई है, तो कल 25 मई का आपका एक टारगेट होना चाहिए। कोई भी एग्जाम को आप हफ्तों में, महीनों में या सालों में नहीं करते, कोई भी एग्जाम को आप हर दिन करते हैं। हर दिन का जो छोटा सा आपका सिलेबस रहेगा वो आपका एग्जाम में समझना है। अगर आपको लक्ष्मीकांत पढ़ कुछ हिस्ट्री का कुछ चैप्टर पढ़ना है, तो आप अपने आप को खुद को ये बोलना है कि ये 4 चैप्टर का मेरा एग्जाम है आज का। तो ये 4 चैप्टर अगर मैंने अच्छे से कर लिया आज, तो मेरा एग्जाम क्लियर होगा। अब ऐसे ही आप जो थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा बना के जाएंगे, उसको आप अगर पूरा 100% कवर कर लेंगे तो हो जाएगा ना सिलेबस कवर। तो ऐसे छोटा छोटा टुकड़ों में आपको डिवाइड करना है। अब लगभग अब सारी बातें मैं आप लोग को कह चुका हूँ, और जो हमारे सीईओ सर, एसडीएम सर हैं, लक्ष्मण भारती सर हैं, और अन्य जो होते हैं यहाँ पर बोले, उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग का एड्रेस कर दिए हैं। एक चैलेंजेस जो मैं आते आते सोच रहा था, क्योंकि मैं आया तो बहुत जंगल वाले रास्ते से होते होते आया बिलासपुर से यहाँ पर, तो मैं छोटा छोटा गांव देखा, तो मुझे लगा कि बच्चे वहाँ जो आएंगे शायद ऐसे ही छोटे छोटे गांव से होंगे बहुत लोग।
तो मुझे मन में ये आ रहा था कि बच्चे अगर बाहर नहीं जा पा रहे हैं, मान लो कुछ जैसे यहाँ आप लोग नहीं आ पाए, पेंड्रा रोड में नहीं आ पाए, या कोई और दूसरी सिटी नहीं जा पाए, बिलासपुर नहीं जा पाए, तो क्या करना है, तब क्या करना है ना। जिनके पास आर्थिक रूप से जो सक्षम है या जिनको कुछ संस्था मिली है ऐसा, वो तो चलो आपको मिल गया। अब जिनको नहीं मिल रहा है वो लोग क्या करें। तो उसके लिए मैं अपना उदाहरण एक बार और दे देता हूँ छोटा सा, कि आपको अगर माइंड में क्लियर है कि ये चीज मुझे करनी है करके, कि ये चीज मेरा टारगेट है, इस चीज को मेरे को अचीव करना है करके, फिर आपका जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो मैटर नहीं करता, वो महत्व नहीं रखता कि आपका कमरा गांव के घर में है या शहर के घर में है, वो मैटर नहीं करता। आपका फिक्स अगर टारगेट है तो आप गांव में बैठ के पढ़ रहे हैं या रायपुर में बैठ के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मैटर नहीं करता। मेरा जो गांव है वो भी बहुत अंदर में है गांव मेरा। एक समय ऐसा था मेरे ग्रेजुएशन के टाइम में जब मुझे गांव में पढ़ना था, बाहर नहीं जा सकता था मैं, क्योंकि उस समय मेरा ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। तो मैं अपने गांव में क्या किया, मेरा जो एक छोटा सा कमरा है वहां पे, उसको मैं अपने मन को मैं वहां स्थिर कर लिया, और मैं कोशिश करता था कि मुझे मतलब ना हो कि मेरे घर के आंगन में क्या हो रहा है, या मेरे घर के बाहर गली में क्या हो रहा है, या सिटी में क्या हो रहा है। मुझे मतलब होता था मेरी किताब से। मेरे पास एक रूम था गांव में, बैठने के लिए खटिया तो रहता ही है कम से कम, है ना, एक किताब रहेगा, है ना, तो वो किताब में मुझे पढ़ना है। अब वो किताब को बैठ के मैं गांव में पढ़ रहा हूँ या सिटी में पढ़ रहा हूँ, उससे क्या अंतर आने वाला है। रायपुर जाने से क्या दिन का 24 घंटा 26 घंटा हो जाता है। ऐसा होता है तो सब लोग जाते हैं ना कि वहां 2 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा करके। क्या आप दिल्ली चले जाओगे तो 24 घंटे 26 घंटा हो जाएगा? नहीं होगा। 24 घंटा जो सिटी में बैठा है रायपुर में उसके पास भी है, 24 घंटा आपके पास भी है। ठीक है, अब उस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करोगे, वो डिसाइड करेगा कि आप सक्सेस होते या नहीं होते। अब उस 24 घंटे को आप हर दिन ऐसे ही सोच के उस 24 घंटे को आपको बिताना है कि आप उसको पैसे समझ लें। जैसे लक्ष्मण भारती सर ने कहा ना, टाइम इज मनी, कहा ना सर ने, टाइम इज मनी का अर्थ क्या हुआ कि जो टाइम है वो सबसे बहुमूल्य धन वही है, बाकी पैसा आते जाते रहता है। आज 100 रुपए खर्चा कर दोगे, परसों कमा लोगे पैसा 100 रुपए, लेकिन आज अगर 24 में गया तो 24 में 2026 में से आएगा क्या? नहीं आएगा ना। आप 1 करोड़ रुपए दे दो तो भी 24 में 2026 का मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा। तो समय को पैसे से भी ज्यादा महत्व देना है। टाइम इज मोर देन मनी, ओके, टाइम इज नॉट ओनली मनी, इट इज मोर देन मनी। मनी कैन बी अर्न बैक, पैसा तो आप वापस कमा सकते हो, समय आप वापस कमा भी नहीं सकते। तो समय को ऐसे आपको प्लान करना है कि आपका हर एक घंटा प्लान होना चाहिए कि मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे नाश्ता करना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे कहाँ जा रहे हैं। सब चीज आपके छोटे से पीस ऑफ पेपर में लिखा होना चाहिए, नहीं तो आपके माइंड में लिखा होना चाहिए। और आप अगर ऐसा नहीं करते हैं, कुछ भी कभी भी कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस होने का अधिकार नहीं है। आप अगर समय कुछ भी कर रहे हो कि 8 बजे उठ रहे हो, मन हुआ तो 6 बजे उठ रहे हो, मन हुआ तो 4 बजे उठ रहे हो, मन हुआ तो 10 बजे तक सो रहे हो, तो फिर आपको सक्सेस होने का अधिकार है क्या? नहीं है ना। तो आपको एक प्लान होना चाहिए कि मुझे 6 बजे उठना है तो उठना है, वो ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। हम में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इतनी चैलेंजेस फेस किया होगा, जितनी चैलेंजेस जिनका हमने पूजा अर्चना किया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से नहीं किया होगा। आप में से ऐसा कोई है जो बोल सकते हैं कि मैंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से ज्यादा चैलेंजेस में है मेरे? नहीं है ना। तो फिर कंप्लेन क्यों करना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से ने तो कंप्लेन नहीं किया। उनके समय में जो व्यवहार होता था कि क्या वो आज आपके साथ होता है? नहीं होता। सम्मान मिलता है आपको समाज में, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिख के दिया है, इसलिए सम्मान मिलता है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सर से ज्यादा बड़ा प्रेरणा स्रोत कोई नहीं है हमारे लिए, हमारे आपके लिए। और जिन चैलेंजेस से गुजरे हैं उनको पढ़ना है, उनको ऑलरेडी हम स्कूल में पढ़ते हैं, जानते भी हैं, बस अपने जीवन में लाना है उसको।
आपके पास गरीबी हो सकती है, घर में कोई नहीं है, उनके पास हमारे से लगभग 1 लाख गुना ज्यादा प्रॉब्लम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर के पास। लेकिन उन्होंने क्या किया, रुके क्या वहां पे? कोई कितना इंसल्ट हुआ उनका, कितना अपमान हुआ, तो वो रुके क्या वहां पे? नहीं रुकेगा। तो चैलेंज को एक्सेप्ट किया, किसी से लड़ाई नहीं किया उन्होंने, झगड़ा नहीं किया, बस अपने आप से बात किया। अपने आप से क्या बात किया कि मेरे को आगे बढ़ना है, तो किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, रोते नहीं बैठना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से रोते नहीं बैठे। अगर रोते बैठे हुए थे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लेके देते क्या वो? तो हमको अपने चैलेंजेस को लेके रोते बैठना नहीं, ठीक है? कुछ भी चैलेंजेस हो, उनके चैलेंजेस के सामने हमारा चैलेंजेस 1% भी नहीं है। जैसे मेरे बारे में बोले कि ये बहुत हेल्थ स्ट्रगल था, है ना, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत सारी तकलीफें हुई। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था कि संजय जाओ तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, बोलने वाला कोई नहीं था, ना घर में ना बाहर। लेकिन मैं रुका नहीं, मैं अपना सीढ़ी खुद बना ली ताकि मैं किसी के ऊपर निर्भर ना हूं। तो आपको भी अपना सीढ़ी खुद बनाना, और जब अपना सीढ़ी खुद बनाओगे तो आपको किसी और की जरूरत पड़ेगी नहीं। और अगर किसी के ऊपर निर्भर हो रहे हो तो आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर को हमेशा दिल में रखना है, फोटो मत रखो कोई बात नहीं, लेकिन मन में रखो, दिल में रखो। जब मेरे पास चैलेंजेस था तो मैं उनको पढ़ता था, उनके बारे में सोचता था, तब मुझे अपना प्रॉब्लम उनके सामने तीनका जैसे लगता था। इसलिए मैं अपने प्रॉब्लम को अच्छे से फेस कर पाया। मैं अपने आप को बोला मेरा प्रॉब्लम तो उनके प्रॉब्लम के सामने कुछ नहीं है, तो मैं क्यों रुकूं यहाँ पर। तो हमको आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर को प्रेरणा मानना है। और आप अगर कंप्लेन करोगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं गांव में हूँ, ऐसा वैसा, तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, सिंपल सी बात है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से वैसे चुनौतियां लड़के 32 डिग्री हासिल करी उन्होंने पूरे विश्व में। देश की बात छोड़ो, पूरे विश्व में वो इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास इतनी डिग्रियां हैं। वो इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं। गूगल चलाते हो आप लोग? गूगल मोबाइल में गूगल चलाते हो ना, उसमें आप घर जाकर टाइप करना कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मूर्ति किस व्यक्ति का बना है, पूरे विश्व में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे विश्व में। तो आंसर क्या आएगा उसका? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो शुरुआत उन्होंने कहां से किया था और पहुंचे कहां से कहां, है ना? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, है ना, यूएसए का, अमेरिका का, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ब्रिटेन का। वो इन दोनों यूनिवर्सिटी में केवल एक व्यक्ति का प्रतिमा है। जब उनके यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, कौन है वो एक व्यक्ति? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो ये है जिनको देख के आपको सीखना है कि चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। वो कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं कि मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। वो अपने आप से बात किए कि मुझ में इतनी शक्ति है कि मेरे अंदर जो चैलेंजेस है उसको मैं फेस करने खुद मैं काफी। कोई मदद कर दे अच्छी बात, नहीं करे तो भी अच्छी बात। जो मदद नहीं करता है वो भी एक मदद होता है, कि वो आपको सिखा रहा होता है कि बिना मदद के कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कोई मदद नहीं कर रहा है तो वो भी मदद ही कर रहा है आपको। उससे आप सीख रहे होते हैं कि कैसे स्वयं पे निर्भर रहना है, कैसे अपने पैर पे चलना है। अधिकतर आप में से लड़कियां हैं, लड़कियों का कुछ प्रॉब्लम होता है। एक उम्र आएगी फिर घर में बोलेंगे शादी करो बेटा, शादी करो, बोलेंगे ना। वो चैलेंज को कैसे फेस करना है, ये लड़कियां पूछती हैं मुझसे, इसलिए मैं इस पे बात कर रहा हूँ। उसको ऐसे फेस करना है। आपको अपने पेरेंट्स के सामने, आपके जो माता पिता, आपके जो भाई बहन, उनको प्रूव करना है, प्रूव करके दिखाना है कि मैं पढ़ रही हूँ और मेरा रिजल्ट आ रहा है। आप उनको प्रूव करके दिखाओगे, देखो ये मेरा सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर इतनी परसेंट आई है मुझे, तो आप पे भरोसा करेंगे ना, वो करेंगे कि नहीं? और आप पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं लाओगे, तो बोलेंगे ना जा शादी कर लेंगे कि। तो उनको दोष कैसे दोगे बताओ? आप रिजल्ट लाओ ना। ये कौन इतना मूर्ख जो आपका माता पिता होंगे अभी, जो बोलेंगे नहीं नहीं तो सब छोड़ के शादी कर? कोई नहीं बोलेगा अभी के टाइम में। आप प्रूफ तो करो। मैं बहुत सारे जैसे इन्होंने
अर्चल जी ने बताया कि मैं बहुत सारी, उन्होंने 3 बोला एक्चुअली आप लोग के लिए जानने के लिए मैं बोल देता हूँ। मेरे एकेडमिक फाइल में मेरे पास 11 सरकारी अपॉइंटमेंट लेटर्स है, 1 2 3 4 नहीं 11 सरकारी अपॉइंटमेंट लेटर्स है मेरे पास ऑल इंडिया लेवल। इसमें से मेरी दुविधा ये रहती थी कि मैं किसको ज्वाइन करूं किसको ना करूं, और मैं उसको ज्वाइन करता था जहां पे मुझे पढ़ते बने। तो मैंने 4 जगह नौकरी की और मैं साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा। तो मैंने ग्रुप किया ना कि देखो, मेरे से कोई पूछता था कि तुम ये कर लो वो कर लो, मैं उनको दिखाता था देखो मेरे एकेडमिक में 11 अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं मेरे पास, तो मैं यूपीएससी की तैयारी क्यों ना करूं। मैंने ग्रुप किया ना, सबको विश्वास हुआ मेरे ऊपर कि ये करेगा यूपीएससी, तो मुझे किसी ने कुछ करने को नहीं कहा, किसी ने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया मुझे, मैं पढ़ा यूपीएससी के लिए। और वैसे ही आप दिखाओ ना, अपने पेरेंट्स को दिखाओ, अपने दोस्तों को दिखाओ कि देखो ये मैंने किया है, देखो अब क्या बोलना है बोलो, कौन बोलेगा फिर। अब आप लोग ये नहीं समझना कि 11 अपॉइंटमेंट लेटर से तो भैया संजय भैया बहुत ब्रिलियंट है, नहीं हूँ मैं ज्यादा ब्रिलियंट। ठीक है, तो अभी हम आप लोग से कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस होते हैं वो लेंगे, और जो भी मन में आपके चल रहा होगा वो बताना, ठीक है। मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, एवरेज स्टूडेंट मेहनत करके हाईएस्ट अपना गोल अचीव कर सकता है। आप लोग के जैसे मैं भी सामान्य फैमिली से सामान्य स्टूडेंट हूँ, आप लोग मेहनत करो, मेरे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोग को। ओके, चलो अब क्वेश्चंस लेंगे। हाँ, पूछो। कोई भी पीछे राइट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिस वजह से आप देख रहे हैं स्वागत पहुंच चुके हैं।